हाँ, तो आज का दूसरा जो क्लास है इसमें तुम देखोगे जो मैंने पिछली बार समझाया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसको तुम कॉपी पे लिखोगे। समझे? फिर से मैं बाद में और समझा दूंगा। और यहाँ पे ना हम सबसे पहले चार चार्ज को लेके चलते हैं। ठीक, चार चार्ज को लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। समझे? देखो बुक में जिस तरीके से दिया है उस तरीके से भी तुम कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे जैसे मान लो ये चार्ज क्या है, Q1 चार्ज है। समझे? ये चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। ये चार्ज हमारा क्या है, Q3 है। और ये चार्ज हमारा क्या है, Q4 है। समझे? हम इसका पोजीशन वेक्टर दे देते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, R2, इसका पोजीशन वेक्टर है, एक सेकेंड, इसका पोजीशन वेक्टर है Q4, R3, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर है R4। तुम ये चीज अगर नहीं भी दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। समझे? R2, R1। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ऑल दी सिस्टम्स आर इन वैक्यूम। ठीक है, ऑल दी चार्जेस आर इन वैक्यूम। ऑल दी चार्जेस आर इन वैक्यूम। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम फिगर में देखोगे कि Q1 पे Q2 चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा होगा। Q1 पे जो है Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा होगा। तो उसका जो डायरेक्शन है, देखो पहले लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और इसी लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट चार्जेस जो होंगे उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे फोर्स ऑन Q1 जो है वो इस डायरेक्शन में है। समझे? ये क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा हम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। उसी तरीके से क्या होगा, ये भी जो चार्ज है ये भी हमारा फोर्स लगा रहा होगा Q1 पे, फोर्स ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। समझे? अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। देखो F12, समझे, F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कूलॉम्स लॉ में हम पढ़े थे ना, तो 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब अपॉन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें पता है क्या लिखना है। समझे? क्या लिखते थे हम, R, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में हम ये जो वेक्टर है इसको क्या लिखेंगे, R12। समझे? क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, इधर वाला जो डायरेक्शन है वो क्या है, R21 है। पिछला क्लास रिकॉल करो, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, R12। ठीक, R12 का होल स्क्वायर। समझे? R12 का होल स्क्वायर, या फिर R12 का स्क्वायर लिख देना। और यहाँ पे क्या देंगे, R12 यूनिट वेक्टर। क्लियर? सेम उसी तरीके से F13 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1/4πε0 Q1 Q3 R13। समझे? होल स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर। उसी तरीके से ये क्या लेंगे, F14 हम लिखेंगे, F14 तो 1/4πε0 Q1 Q4 R14। समझे? होल स्क्वायर R14 यूनिट वेक्टर। समझे? अब देखो R13 जो यूनिट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, R13। समझे? ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है। समझे? उसी तरीके से R14 जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, R14। समझे नहीं? अब इससे तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो गया। अब देखो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिस तरीके से मैकेनिकल फोर्स का हम वेक्टर एडिशन कर देते हैं उसी तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका भी हम वेक्टर एडिशन करेंगे। यानी कि देखो 3 चार्ज है ना, और 3 चार्ज के चलते एक चार्ज पे हमारा फोर्स कितना लगेगा, 3 फोर्स लगेगा, 1 2 3 फोर्स लग रहा है। और इस पे अगर हमें टोटल फोर्स अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस तीनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, समझे। तो हमारा जो फोर्स होगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14, समझे। ये हम क्या किए, वेक्टर एडिशन करते हैं। अब वेक्टर एडिशन तुम आसानी से करना जानते हो कि किस तरीके से करना है, पूरे 11th में तुम किए हो, समझे। तो जिसको भी अगर दिक्कत होगा वो पहले 11th का किताब उठाएगा और पहले जो बेसिक्स है ना वेक्टर एडिशन का वो पहले देखेगा, या फिर तुम लोग पूछोगे तो मैं बता भी दूंगा, ठीक है। एक शॉर्टकट में तुम लोगों को मैं बता भी दूंगा, ठीक है। अब देखो फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लो। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1, यानी कि इस चार्ज पे जो फोर्स है वो क्या होगा, तो वो वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू द अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है, अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस। और क्या करना है हमें ये देखना है ना कि ये जो फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस है ना वो दूसरे चार्ज के चलते अफेक्टेड नहीं होंगे। यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें जो कैलकुलेट करना है इसके और इसके बीच में, यानी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो कैलकुलेट करना है वो कूलम्ब्स लॉ के आधार पे ही करना है, हमें तीसरे से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और सेम हम क्या किए, यहाँ पे हम क्या किए, 2 चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट किए, यहाँ पे क्या किए, 2 चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट किए, यहाँ पे 2 चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट किए। अब देखो इसको कैलकुलेट करते समय हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि Q3 अवेलेबल है, Q4 अवेलेबल है। इसको कैलकुलेट करते समय हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि Q2 अवेलेबल है, Q4 अवेलेबल है, समझे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन कर दिए, क्लियर। ये जो है हम वेक्टर एडिशन कर दिए। तो यहाँ पे तुम देखे कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि एक Q1 चार्ज पे हमारा फोर्स कितना लग रहा है Q2, Q3 और Q4 के चलते। अब इसी रिजल्ट को ना हम जनरलाइज कर देते हैं, इसी रिजल्ट को हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने का तरीका हम बताएंगे, किताब में भी दे रखा है, कुछ नहीं करना है कि F14 हुआ, F15 हुआ, F इस तरीके से हुआ और समेशन के फॉर्म में लिख देना है। तो तुम यहाँ पे आगे भी बढ़ सकते हो, समझे, आगे भी बढ़ सकते हो। यानी कि तुम इस तरीके से इसको पुट करो, इसको पुट करो, इसको पुट करो यहाँ पे, लेकिन ये सफिशिएंट है। और तुम्हें मेथड कोई भी न्यूमेरिकल बनाते समय ना मेथड तुम्हें यही अप्लाई करना है कि वेक्टर एडिशन करना है। पहले फोर्स कैलकुलेट करोगे और उसके बाद से वेक्टर एडिशन करोगे, क्लियर। तो इन जनरलाइज फॉर्म अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ऑल द चार्जेस इन वैक्यूम आर इन वैक्यूम अगर है तो यहाँ पे इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट का एक यूज किए हुए हैं, समझे। तो इस चैप्टर में तुम्हें ना हर जगह पे वैक्यूम में ही पढ़ना है। आगे वाले चैप्टर में जब जाओगे ना तो उसमें क्या है कि अलग अलग तुम्हें मटेरियल में, यानी अलग अलग मीडियम में तुम्हें चार्ज को रख के फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सिखाया जाएगा। इवन ऐसा भी है ना कि 2 चार्ज है और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक, जैसे देखो क्या है, 2 चार्ज है और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक क्या है, खाली है, एयर है, लेकिन बीच में क्या हुआ है, एक मेटल रख दिया गया, दूसरा मीडियम रख दिया गया, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी तुम्हें सिखाया जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में अच्छे से सीखना है। जब हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लेंगे ना, मीडियम के बारे में, एप्सिलॉन नॉट के बारे में, ये सारा जब अच्छे से पढ़ लेंगे ना, परमिटिविटी ये सब चीज, तो उस वक्त हम अच्छे से सीखेंगे, समझे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कभी कभी पेपर में आता है डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए, वो भी तुम लिखोगे कॉपी पे और दिखाओगे मुझे। अब देखो, इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, यही सेम चीज देख लो, इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस and all charges are in vacuum and we have to find force on Q1 due to other charges। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसी तरीके से ये हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। F15, F16, तो F1n, ठीक है, यानी कि n नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि जो nth जो चार्ज है ना उसके चलते जो फर्स्ट चार्ज पे है
वो कितना फोर्स लग रहा है, तो 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R1n, ठीक, होल स्क्वायर R1n, सॉरी यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर? तो जो फोर्स होगा F इक्वल टू क्या होगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखो पेपर में तुम्हें ना कभी कभी ये भी आ सकता है ना कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ड्यू टू इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, तो वो तुम्हें कैलकुलेट करके यानी कि ये सब करना है, समझे, और बाद में तुम्हारा जो रिजल्ट है ना वो दिखाना है। कभी कभी आता है पेपर में ऐसा, समझे, सीबीएसई का जो पेपर होता है उसमें कभी कभी आता है। तो हम यहाँ पे 1/4πε0 लिखें, Q1 Q2 अपॉन R12 ऐसे लिखें, समझे। उसी तरीके से क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q3 R13 होल स्क्वायर R13 हम लिखें, फिर डॉट 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 इस तरीके से हम 1/4πε0 Q1 Qn, समझे, R1n हम ऐसे लिखे। क्लियर? बस क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे लिख देना है और हमें कॉमन निकाल देना है, समझे। हमें क्या करना है, कॉमन निकाल देना है। तो हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 1/4πε0। अब देखो Q1 सब में से कॉमन निकल जाएगा, Q1 क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा, और Q1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे, तो बचेगा हमारा Q2 R12 और ये क्या होगा R12 होल स्क्वायर प्लस Q3 R13 डिवाइडेड बाई R13 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 करके प्लस Qn R1n। तो पेपर में तुम यहाँ तक करोगे R1n यहाँ तक किए, समझे। अब देखो इसको ना तुम अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे ये कॉपी पे लिखते जाना, ठीक है। अब इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। समेशन के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, वो हम उसको सिखा देते हैं कैसे लिखना है। जैसे मान लो कि तुम्हें ऐसे लिखना है y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये अलग चीज है, समझिए, इसमें नहीं है ये, x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, यानी कि एक नंबर है x1, दूसरा नंबर है x2, इसी तरीके से n नंबर्स हैं, समझे, और उनका तुम्हें क्या करना है, समेशन करना है। तो y इक्वल टू तुम इस तरीके से लिखोगे, ये समेशन का साइन है, समझे, और यहाँ पे xi लिखोगे और i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिखोगे और कहाँ तक, तो n तक। तो इस तरीके से हम समेशन लिखते हैं, समझे। अब इसको हमें क्या करना है, समेशन के फॉर्म में लिखना है, समझे। इसको हमें क्या करना है, समेशन के फॉर्म में लिखना है। तो समेशन के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, समझे। ये देखो, ये नोट डाउन कर लेना, समझे। अगर जिसको नहीं पता है ये नोट डाउन कर लेना, ये आगे चल के तुम्हें बहुत काम देगा, खासकर जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को तो पता ही है, ठीक। तो इसे हम मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पे Q1 अपॉन 4πε0 हम लिखें। अब देखो यहाँ पे देखो Q2 Q3 से लेके क्या है, डॉट 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 Q1 तक। उसी तरीके से इसमें भी देखो क्या है, सिमिलरिटी है, यानी कि कुछ ना कुछ एक ही चीज चेंज हो रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, समेशन, समझे, समेशन हम क्या लिखेंगे, QI, समझे, QI, उसके बाद क्या देंगे R1I, समझे। देखो ये क्या है, 2 2, ये भी 2, 3 3 3। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे I लिखेंगे, समझे। और ये जो I है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो देखो 2 से लेके n तक जा रहा है। I इक्वल टू 2 से लेके
n तक, समझे। तो ये हमारा फोर्स इस तरीके से कर रहा है, फोर्स हमारा कैलकुलेट हो गया, यानी कि n नंबर ऑफ चार्जेस है। तो अब देखो एक चीज ध्यान देना हमेशा कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो है n नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, यानी कि पता है तुम्हें कि हमारे पास कितने चार्जेस हैं, लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस अगर होंगे ना तो वहां पे हम समेशन नहीं करते हैं, वहां पे क्या होता है, इंटीग्रेशन हम करना शुरू कर देते हैं, समझे। देखो अगर नंबर लिमिटेड है यानी तुम्हें पता है तो वहां पे हम समेशन कर सकते हैं, अगर नंबर जो है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट नंबर है, तो वहां पे तुम क्या करोगे, वहां पे इंटीग्रेशन करोगे, समझे। तो एक क्या है, बड़ा रूप है समेशन का, इंटीग्रेशन, समझे। तो वो भी चल के आगे तुम्हें सिखाया जाएगा, इसी चैप्टर में सिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड जो है वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, समझे। एक दो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे करा भी दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है ये खत्म हो गया। अब देखो हम आगे वाले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में क्वेश्चंस तो एग्जांपल नंबर 1.6 और 1.7 जो है ना तुम बनाओगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर, ठीक है, होमवर्क में एग्जांपल नंबर 1.6 और एग्जांपल नंबर 1.7 तुम बनाओगे दोनों। देखो एनसीईआरटी का ना जो भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो बिल्कुल भी नहीं तुम्हें छोड़ना है, समझे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि किस तरीके से तुम्हें बनाना है, समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से बनाना है, कैसे हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करना है, समझे। तो ये मैं बैठा रहा हूँ सर, बैठ रही है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1.6 है, ठीक है, इसमें तुम्हें दे रखा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझे। और इसके जो तीनों जो हमारा जो वर्टिसेस है ना, इस पे हमारा जो चार्ज है वो क्या है, Q है, समझे। वो क्या है, Q है। अब यहाँ पे Q का मतलब क्या हुआ, प्लस Q हुआ, समझे। तुम्हें अपने से ऐसा नहीं है कि ये निगेटिव मान लोगे ये तुम पॉजिटिव मान लोगे, यानी कि Q दे रखा है, यानी कि क्या है वो प्लस Q। अब प्लस Q का मतलब ये हुआ है कि ये इसका और इसका नेचर सेम है। अगर तुम इसको माइनस Q मानोगे ना तो ये भी क्या है, माइनस Q इस तरीके से, समझे। यानी कि अगर इसको तुम्हें पॉजिटिव चार्ज मानोगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज मानोगे तो ये भी क्या है, निगेटिव चार्ज, समझे। अब कह रहा है इसमें कि एक सेंट्रॉइड पर ना, सेंट्रॉइड पहले क्या होता है, देखो ये सारा ज्योमेट्री तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ये जो हमारा क्या है वो सेंट्रॉइड है, क्लियर। ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड। देखो ये क्या है ना कि वर्टिसेस से लेके अगर बेस को तुम अगर बाइसेक्ट करते हो ना, और तीनों डायरेक्शन में बाइसेक्ट कर देते हो, तीनों साइड को बाइसेक्ट कर देते हो, समझे। तो ये जो लाइन जो जहाँ पे मिलेगा ना उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड पे हमारा क्या है, चार्ज एक कौन सा है, बड़ा सा एक चार्ज Q है, समझे, चार्ज Q है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें नेचर मानना होगा, अगर तुम इसको पॉजिटिव मान रहे हो और इसको नेगेटिव मान रहे हो तो भी बन जाएगा, अगर इस दोनों को पॉजिटिव मान लो तो भी बन जाएगा, लेकिन हाँ एक ही हमें मान के चलना है। तो तुम कोई भी सारी मान लो अगर चार्ज नहीं दे रखा है तो हम मान लेते हैं क्या है ना कि ये अभी हमारा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो कह रहा है कि इस चार्ज Q पे हमें फोर्स निकालना है इस तीनों चार्ज की वजह से। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए।
क्योंकि देखो इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, और मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है ना, समझे। तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। चलो अगर अभी नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इतना जरूर पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या होता है, वो सेम होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि ये जो होगा, ये और ये और ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो चाहे तो तुम पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल लो, और उसके बाद से इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ पे कट करता है वो भी तुम निकाल सकते हो आसानी से, समझे। अगर उतना मैथमेटिक्स नहीं पता है तो तुम एक अंदाजा से लगा सकते हो कि ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके चलते इस पे फोर्स हमारा इधर की तरफ, तो ये है, जैसे मान लो कि ए बी सी हम ऐसे नाम दे देते हैं, ए बी सी नाम दे देते हैं। तो ये फोर्स एफ बी हम इसको नाम दिए, समझे। फिर इसके चलते फोर्स इस पे होगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, तो ये इसको नाम दिए एफ सी नाम दिए, और इसके चलते फोर्स क्या होगा, इधर की तरफ होगा, क्या होगा, एफ ए हम नाम दिया, समझे। अब देखो Q1 चार्ज पे हमें फोर्स को देखना है, यानी कि हमें यहाँ पे, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, तो एफ बी हमारा किधर लगा, इधर लगा, एफ सी हमारा किधर लगा, इधर लगा, और एफ ए जो है हमारा इधर लगा। जब कैलकुलेट करोगे ना तो एफ सी इक्वल टू एफ ए और इक्वल टू एफ बी, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये जब तुम कैलकुलेट करोगे ना तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो अब तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको और इसको ऐड कर दो, समझे। इंडिविजुअली क्या करो, इसको पहले ऐड करें और जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। या फिर तुम इसको क्या करो ना, कंपोनेंट्स में तोड़ दो, समझे। कंपोनेंट्स में जैसे ही तोड़ोगे तो इसमें क्या है, तुम्हें एंगल का पता होना चाहिए, और एंगल तुम्हें पता ही है कि होगा कितना, समझे। देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना है हमारा 60 डिग्री होता है, तो ये हमारा पता चल जाएगा, समझे। उसी तरीके से ये पता चल गया, ये पता चल गया, और ये भी हमारा पता चल गया, समझे। अगर उस तरीके से भी नहीं तुम्हें पता चल रहा है, समझे, कह रहा हूँ कि सर हम क्या करेंगे कि ये और ये, इसको दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें इसको ऐड करेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये क्या हुआ, तुम x और y कंपोनेंट में भी तोड़ दो, जैसे x हो गया माइनस x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस y हो गया। तो उस तरीके से भी तुम बना सकते हो, ठीक है। कैसे, तो ये तुम्हें पता चल गया ना, तो ये तुम्हारा एंगल जो है वो पता चल जाएगा, और फिर ये एंगल तुम्हें पता चल जाएगा। कंपोनेंट तोड़ो, कंपोनेंट तोड़ोगे क्या होगा, डेल्टा एफ एक्स कैलकुलेट करोगे, सॉरी समेशन एफ एक्स कैलकुलेट करोगे, समेशन एफ वाई कैलकुलेट करोगे, और जब ये दोनों हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एफ एक्स डायरेक्शन में और एफ वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। फिर फाइनली तुम क्या करोगे कि एफ एक्स और एफ वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका वेक्टर सम ले लोगे। तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, वेक्टर सम लेना है, यानी कि जितना भी फोर्स लग रहा है ना उसका वेक्टर सम तुम्हें निकालना है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझे। इसमें आंसर जो है वो तुम्हारा 0 दे रखा है। ठीक उसी तरीके से एग्जांपल नंबर जो 1.7 है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हिंट दे देते हैं और तुम उसको बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 1.7 में जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये भी क्या है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझे। ये भी क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझे। और इसमें कैलकुलेट, इसमें जो फोर्स दे रखा है क्यू क्यू और माइनस क्यू, ये क्यू दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, और ये माइनस क्यू दे रखा है, समझे। तो इसको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना कि इस पे और इस पे, तीनों पे क्या है, हमें फोर्स कैलकुलेट करके दिखाना है, समझे। तो हम एक पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम इस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और बाद में तुम इसको घर पे तुम कोशिश करना बनाने का। देखो इस पे अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसके चलते इस पे फोर्स कितना लगेगा हमारा, तो और F इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये पूरा वैक्यूम में है क्या होगा, Q अपॉन
ये क्या होगा एल, एल अगर हमारा दे रखा है तो एल स्क्वायर, समझे। अब देखो ये क्या है, दोनों सेम नेचर का है ना, तो क्या होगा ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे लगेगा। अब देखो ये जो है, ये देखो ये और ये क्या है अपोजिट नेचर का है, तो इसमें क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि इधर ना लग के कहाँ लगेगा फोर्स, इधर की तरफ लगेगा फोर्स। तो ये जो हम एफ कैलकुलेट करेंगे वो कितना होगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा लेंथ क्या है एल है, समझे। अब देखो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया माइनस, यहाँ पे आगे आ जाएगा, यानी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये सिर्फ शो कर रहा है कि ये अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, समझे। अब देखो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, एक ही मिनट है, ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, देखो इसमें क्या है ना, जब तुम मैग्नीट्यूड तो ये पता चल गया ना तुम्हें, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये क्या है ये रिपल्सिव फोर्स है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तुम्हें पता चल गया है, और मैग्नीट्यूड जब पता चलेगा ना तो इसमें माइनस साइन हटा दोगे, समझे, और उसके बाद वेक्टर एडिशन कर दोगे। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पता है तुम्हें 120 डिग्री, और इस दोनों का वेक्टर एडिशन ले लोगे तो इस पे तुम्हारा फोर्स पता चल जाएगा, उसी तरीके से इस पे निकालोगे और इस पे निकालोगे, ठीक। तो ये दोनों एग्जाम्पल तुम करोगे, ठीक है। हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्लियर। थैंक यू।